शांति शांति शांति। शांति शांति। सुंदर। हाँ जी। हाँ, अरुणा बहन जी, जी नमस्ते। ये हमारे नमस्ते। स्वामी जी है जो कल मैं लेकर आने वाला हूँ, एडमिट होने वाले हैं। तो अभी फ्रूट लेने के लिए आए थे। तो उनके लिए आप जितने हो सके आप भोजन तैयार कर देंगे। मैं आना जाने ले जाने की व्यवस्था कर लूँगा। और जिस दिन आप नहीं होंगे तो और जो भी व्यवस्था हमारा वर्षा बहन है, पारुल जी, उनसे भी हम कहेंगे हाँ हाँ तो वो भी हो जाएगी। हाँ, ठीक 18 है, तारीख से ठीक है। होगी। मैं 16 और 17 को बाहर जाने वाली हूँ। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, वो करेंगे। हाँ जी जी। शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तभी हम उसे डायबिटिक पेशेंट बोलते हैं। तो शुगर की मात्रा, तो ये शुगर क्या है, कहाँ से आती है? तो हम जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वो आहार जो हम ग्रहण करते हैं उसी में से आहार का स्टमक में पाचन हो जाता है, इंटेस्टाइन में भी पचन होता है। पाचन होने के बाद उसमें वह आहार कहीं सार, उसका सार भाग है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और जो निकम्मा भाग है वो मल में कन्वर्ट होता है। और जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है ना, वो ग्लूकोज ब्लड में जाता है, और ब्लड में जाकर अपने शरीर के जो सेल्स है, कोष है, उनको शक्ति देता है। तो ये शक्ति देने का काम, कोष तक पहुंचाने का काम इंसुलिन करता है। तो भी इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक हार्मोन है, अपने बॉडी में ही प्रोडक्ट होता है। अपने बॉडी में एक पेनक्रियास नाम का ऑर्गन है, वो लीवर के नीचे गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर के पास में ही, गॉल ब्लैडर के नीचे ही पेनक्रियास आया हुआ है। आयुर्वेद की भाषा में उसे क्लोम बोला जाता है, यानी कि संस्कृत में उसे क्लोम बोला जाता है, इंग्लिश में उसे पेनक्रियास बोला जाता है। ये पेनक्रियास है, उसी में बीटा सेल्स होते हैं। जो बीटा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन को प्रोडक्ट करने का काम करते हैं, और प्रोडक्ट करके वह इंसुलिन ब्लड में जाता है। और इंसुलिन काम क्या करता है? तो कोष, अपने शरीर के जो सेल्स है, उसके कोष है, उसके ऊपर उनके रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं, वो रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करने का काम करता है। इंसुलिन कोष को स्टिमुलेट करता है, तब जो ब्लड में जो ग्लूकोज बह रही है वो ग्लूकोज कोष में चली जाएगी, तो कोष उसमें से एनर्जी उत्पन्न करेंगे, और एनर्जी तो पूरे दिन रात हमें हमें जरूरत पड़ती है, इसीलिए कोष, इंसुलिन ये काम करता है। और तो डायबिटीज होता है तो क्या होता है? तो दो ही कारण होते हैं, कहाँ तो इंसुलिन फॉल्टी हो जाता है, या तो इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। इसीलिए मॉडर्न साइंस ने इंसुलिन, डायबिटीज के दो प्रकार बताए गए हैं। एक प्रकार है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, उसको बोला जाता है कि टाइप 1 जो होता है उसी को, वह जीनेटिक होता है। जनरली बच्चों में या एडल्ट में 18 से 20 या 22 साल की उम्र तक के बच्चों में ये पाया जाता है। ये जीनेटिक डिसऑर्डर है। उसी में क्या होता है, इंसुलिन का प्रोडक्शन ही बंद हो जाता है। कोई कारणवश जो पेनक्रियास में बीटा सेल्स है वो इंसुलिन का प्रोडक्शन बनाना बंद कर देते हैं, इसीलिए इंसुलिन में का प्रोडक्शन ही बॉडी में नहीं होता है, तो ग्लूकोज सेल में जाता नहीं है, और सेल में ग्लूकोज नहीं जाता है तो वो ब्लड में घूमता है, और ब्लड में घूमने की वजह से क्या होता है कि कोष को शक्ति नहीं मिलती है, और जो टाइप 1 डायबिटीज वाला जो है वो धीरे धीरे कमजोर होता जाता है, और उसी का जो बढ़ा हुआ ग्लूकोज है वो किडनी में ये जाता है लोही शुद्ध होने के लिए, ब्लड के साथ साथ में, तो वह यूरिन के द्वारा, यूरिन में भी शुगर आने लगता है, यूरिन शुगर भी बढ़ने लगता है। इसे ऐसा एक उसी दर्दी को ये गंभीर समस्या है, वो आदमी जिंदगी भर इंसुलिन के ऊपर रहना पड़ता है, उसी को बाहर से इंसुलिन लेना ही पड़ता है। ऐसा एक उदाहरण मैं दूं कि एक वसीम करम नाम का क्रिकेटर था,
फास्ट बॉलर था, उसी को ये एडल्ट एज में ये डायबिटीज टाइप 1 हो गया था। तो वो दिन में 7 से 8 बार इंसुलिन ले लेता था और एनर्जी उत्पन्न कर लेता था, और अपने जो उसका जो व्यवसाय था बॉलर का, उसी में वो काम करता रहता था। ये मतलब कि वो इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाता है, ये टाइप 1 डायबिटीज है। लेकिन आज हम ज्यादातर बात करेंगे टाइप 2 डायबिटीज की। वो टाइप 2 डायबिटीज क्या होता है कि भाई जनरली 50 या 50 की अबव के एज वालों में पाया जाता है। वो जनरली बच्चों में नहीं पाया जाता, एडल्ट वो बूढ़े लोगों में 50 या 55 के अबव वाले लोगों में ये पाया जाता है। उसी में इंसुलिन तो बनाता है बीटा सेल्स, प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं है, प्रोडक्शन बराबर होता है, लेकिन इंसुलिन अपना काम करने में फॉल्टी हो जाता है, वो प्रॉपरली काम कर पाता नहीं है। मतलब कि वो कोष को स्टिमुलेट करने का काम उसका स्लो हो जाता है, या तो बिल्कुल बंद हो जाता है। इसीलिए कोष में इंसुलिन वो ग्लूकोज पहुंचता नहीं है, ग्लूकोज पहुंचता नहीं है तो वीकनेस आएगी, और प्यास ज्यादा लगेगी, भूख ज्यादा लगेगी, कमजोरी लगेगी, और ये ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा बढ़ता रहेगा, और ब्लड में ग्लूकोज बढ़ता रहेगा। उसी को मेजरमेंट करके मॉडर्न साइंस वाले लोग टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। लेकिन उसमें इंसुलिन बनता तो है, लेकिन वह फॉल्टी हो जाता है, उसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज भी बोला जाता है। टाइप 1 को जुवेनाइल डायबिटीज भी बोला जाता है, और इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज भी बोला जाता है। लेकिन टाइप 2 को डायबिटीज मेलाइटस यानी कि बोला जाता है। अभी एक तीसरा भी प्रकार आया है 1.5 डायबिटीज, वो शायद आप लोगों ने ध्यान में नहीं होगा, लेकिन एक 1.5 भी एक प्रकार है। वो है तो वही टाइप 1 का ही प्रकार है, लेकिन टाइप 1 क्या कभी कभी बच्चों में सडनली हो जाता है। किसी को बुखार आया और पेनक्रियास को काम करने का बंद कर दिया, वो जनरली जेनेटिक होता है, उसके माता पिता में होता है, कभी कभी माता पिता में नहीं होता तो उसके दादा में होता है, लेकिन वो आता है वो जेनेटिक डीएनए से ही आता है। इसलिए टाइप, और जो 1.5 है वो वैसे तो टाइप 1 ही है, लेकिन सडनली नहीं होता, कभी कभी स्लोली जो बीटा सेल्स है वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, और बीटा सेल्स स्लो डिस्ट्रॉय होते हैं, इसीलिए उसको 1.5 भी डायग्नोसिस किया जाता है। अभी ये तो हुई सब मॉडर्न साइंस की बात कि भाई, और आप लोगों को इससे ज्यादा मतलब भी नहीं है, आपसे तो हम ज्यादा चर्चा क्या करेंगे कि भाई ये तो डायबिटीज में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी दवाई से कंट्रोल में रहता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आयुर्वेद शास्त्र तो में तो इतना गहन निदान बताया है कि डायबिटीज के पूर्व रूप भी बताए गए हैं। पूर्व रूप मतलब कि डायबिटीज होने के पहले क्या लक्षण होते हैं, वो उसके लिए भी आयुर्वेद में एक श्लोक बताया गया है। प्रमेह का पूर्व रूप बोलते हैं, रोग होने से पूर्व जो लक्षण उत्पन्न होते हैं इसे पूर्व रूप कहा जाता है। तो ये पूर्व रूप क्या होते हैं कि भाई डायबिटीज होने वाला है, तो ये श्लोक है, दंतादीनां मलाढ्यत्वं प्राग्रूपम प्राणी पाणिपादयोः दाह चिक्कणता देहे त्रट स्वादस्यास्य जायति। ये लक्षण बताए गए हैं कि दंतादीनां मलाढ्यत्वम, इसका मतलब ये होता है कि अपने शरीर के दांत, नेत्र, कर्ण, आंख, जीवा, इस अवयव में मलाढ्य मलिन हो जाते हैं, इस अवयव में चिकनापन आ जाता है। दूसरा बताया सिम्टम बताया है प्राग्रूपम पाणी पादयोः, पाणी का मतलब हस्त बताया है, हस्त और पाद में दाह होता है, यानी कि हस्त पाद तल दाह, ये सिम्टम उत्पन्न होता है। तीसरा शरीर में दाह उत्पन्न होता है। चिक्कणता, देह चिक्कणता बताया है, शरीर में स्निग्धता उत्पन्न होती है, बालों में स्निग्धता आती है, कभी कभी अपनी त्वचा में स्निग्धता आती है। मुख
मुख में मधुर रस का स्वाद, कोई चीज नहीं खाई होती है तो भी कभी कभी अचानक से मधुर स्वाद आने लगता है। ये डायबिटीज के पूर्व रूप बताए गए हैं, यानी कि डायबिटीज होने वाला है, तो इसे आधुनिक मॉडर्न साइंस वाले प्री डायबिटिक बोलते हैं। अभी डायबिटीज के लक्षण क्या होते हैं कि चलो ये तो पूर्व रूप है कि भाई होने वाला है, लेकिन अब हो ही गया डायबिटीज तो क्या क्या सिम्टम होते हैं, क्योंकि पहले दिन तो सिम्टम हमें मालूम पड़ेंगे तभी हम ब्लड टेस्ट कराएंगे, बिना सिम्टम से तो ज्यादातर कोई ब्लड टेस्ट कराने के लिए जाता नहीं है। तो उसके सिम्टम में पहले बताया है कि प्रभुत आविल मूत्रता, यूरिन का ज्यादा उत्पन्न होना, बार बार पेशाब की प्रवृत्ति होना, बार बार पेशाब की प्रवृत्ति होना, ये लक्षण बताए गए हैं। तृष्णा, तरस अधिक लगना, क्षुधा यानी कि भूख अधिक लगना, कमजोरी अधिक लगना, हस्तपाद तल में दाह उत्पन्न होना, ये सब लक्षण जब उत्पन्न होते हैं तभी हम डॉक्टर या वैद्य के पास जाते हैं, और तभी डॉक्टर को डाउट होता है कि शायद ये डायबिटीज का मरीज हो सकता है, तो उसी को लेबोरेटरी का सहारा लेता है। वो लेबोरेटरी में कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं, तो पहले तो एक फास्टिंग ब्लड शुगर किया जाता है, मतलब कि एम्प्टी स्टमक 10-12 घंटा खुराक नहीं लेने के बाद में जो खाली पेट में अपने से ब्लड लिया जाता है और उसमें शुगर की मात्रा का इवेल्युएशन किया जाता है। तो उसमें खाली पेट शुगर कितनी होनी चाहिए, तो खाली पेट शुगर है ने तो लेस देन 100, मतलब 70 से 100 डेसीलीटर तक शुगर होती है, तब व्यक्ति को नॉर्मल माना जाता है कि उसको डायबिटीज का मरीज नहीं है। और 100 से 140 तक जब शुगर आती है फास्टिंग की, तब उसे प्री डायबिटिक माना जा सकता है। 125 तक, 100 से 125 तक शुगर आती है तो प्री डायबिटिक माना जाता है कि आप बॉर्डर पर रहो, खान पान में जरा केयर रखो, नहीं तो डायबिटीज होने वाला है। और तीसरा डायबिटिक क्यों कंप्लीटली है, वो तो 125 एंड अबव का जो रिपोर्ट आता है तभी हम मान लेते हैं कि भी ये डायबिटिक का पेशेंट है। दूसरा टेस्ट होता है पीपीबीएस, यानी कि खाना खाने के बाद ग्लूकोज लेने के बाद 2 घंटे का बाद, वैसे तो ग्लूकोज खिलाने के बाद 2 घंटे के बाद टेस्ट करना होता है, लेकिन जनरली आफ्टर मील्स 2 आवर्स के बाद ये टेस्ट किया जाता है। उसी में 100 से 140 तक का जो लेवल आता है उसे नॉर्मल माना जाता है। 140 से 160 तक का लेवल आता है उसे प्री डायबिटिक माना जाता है, और 160 से 200 या 200 से अबव का जब लेवल आता है तब उसे डायबिटिक माना जाता है। और ये दोनों को छोड़कर भी एक अभी नया टेस्ट है, HbA1c बोला जाता है। इसी में 3 महीने की एवरेज शुगर अपनी बॉडी में क्या है वो देखकर डायबिटीज का डायग्नोसिस किया जाता है। तो वो 5.7 तक जो आता है तो उसे नॉर्मल कहा जाता है, 5.7 से 6.4 तक आता है तो उसे प्री डायबिटिक बोला जाता है, और 6.5 एंड अबव आता है तो उसे डायबिटिक बोला जाता है। इस प्रकार से लेबोरेटरी का सहारा लेके इसी का डायग्नोसिस किया जाता है। और इसके साथ दूसरे भी कई और टेस्ट करते हैं कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है कि नहीं, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में है कि नहीं, लिपिड प्रोफाइल किया जाता है, और कभी कभी डायबिटीज का जो मरीज ही आता है कि वो दवाइयां ले ही रहा है तो उसकी रेटिना की जांच किया जाती है, उसका लिपिड प्रोफाइल किया जाता है, उसका किडनी फंक्शन टेस्ट किया जाता है, ये सब किया जाता है। इसी प्रकार इसी का डायग्नोसिस होता है। लेकिन ये डायग्नोसिस ये सब तो डॉक्टर का काम है, हमारा काम नहीं। लेकिन हमें इस रोग नहीं हो इसी के लिए क्या करना चाहिए, और इसी को आयुर्वेद की दवा से भी कंट्रोल किया जा सकता है, खान पान में कंट्रोल करके परहेज रख के किया जा सकता है। ये तो मॉडर्न साइंस के प्रकार बताए थे। आयुर्वेद शास्त्र में इसको प्रमेय नाम के रोग से बताया है, और प्रमेय रोग का आयुर्वेद शास्त्र में 20 प्रकार बताए हैं। वो मॉडर्न साइंस में तो 3 प्रकार बताए हैं, मॉडर्न में चौथा प्रकार बताया है
जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं उसे, वो प्रेगनेंसी में यानी कि गर्भावस्था में पाया जाता है। जब बच्चे का बर्थ हो जाता है तब वो कभी कभी अपने आप ही रिवर्स हो जाता है, उसे जेस्टेशनल डायबिटीज भी बोलते हैं। लेकिन आयुर्वेद शास्त्र में प्रमेह के 20 प्रकार बताए गए हैं, क्योंकि आयुर्वेद में दोष कफ दोष कारण बताया गया है, त्रिदोषज व्याधि है, तो इसी में दोष के अनुसार प्रकार बताए हैं। तो कफज 10 प्रमेय बताए हैं आयुर्वेद शास्त्र में। कफज 10 प्रमेय है, वो मूत्र की रंग की विकृति, मूत्र के गुणों की विकृति के आधार पर उसके विशिष्ट नाम दिए गए हैं। कफज 10 प्रमेय है, उसी में उदक, इक्षु, सुरा, सांद्र, सुक्ता, शुक्र, शीत, शनैर, आलाह, ये 10 प्रकार बताए गए हैं। और पित्त के 6 प्रकार बताए गए हैं, क्षार, नील, हारिद्र, मंजिष्ठा और रक्त। और वायु के 4 प्रकार बताए गए हैं, वसा, मज्जा, हस्ती और मधुर। आयुर्वेद में प्रमेय के 20 प्रकार बताए गए हैं, उसी में से कफज प्रमेय है वो साध्य बताए गए हैं, पित्तज प्रमेय है उसी को याप्य बताए हैं। याप्य मतलब कि थोड़ी कठिन होती है चिकित्सा, और वातज प्रमेय है वो असाध्य बताए हैं, मतलब कि दर्दी जब तक जिंदा रहे तब तक उसकी गोलियां दवाइयां करनी पड़े, उसी को असाध्य की श्रेणी में डाला है। इसी प्रकार कफज जो प्रमेय है वो साध्य है, उसी में जो दारों के उदक में है, तो उदक में का सिम्टम क्या है, उसमें पानी जैसा पेशाब बार बार और अधिक मात्रा में होता है। इक्षु में का सिम्टम क्या है, इक्षु के रस, इक्षु यानी कि गन्ना, गन्ने के रस जैसा पेशाब होता है। इसी तरह सांद्र में क्या है, तो गट्ट पेशाब होता है। सुरा में क्या है, तो सुरा यानी कि दारू, बर्तन में जो ये पेशाब रखो तो दारू जैसी स्मेल आने लगती है। इसी तरह दरेक हर प्रकार के सिम्टम में विशेषता बताई गई है, लेकिन ये वैदिक का काम है, इसलिए कि सभी प्रकारों की चर्चा मैं यहाँ पे नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे चिकित्सा और परहेज बताना है, नहीं तो टाइम कम पड़ेगा। इसलिए तो आयुर्वेद शास्त्र में 20 प्रकार के प्रमेय बताए गए, उसमें कफज प्रमेय साध्य क्यों बताए हैं, तो क्यों ये बताए कि कफ दोष है उसमें, और दूष्य जो है वो मेद बताया गए है। कफ और मेद की चिकित्सा समान है, कफ की चिकित्सा करो तो मेद अपने आप कम होता है, और मेद की चिकित्सा करो तो कफ अपने आप कम होता है। इसीलिए कफज जो प्रमेय है वो समक्रियत्वाद, इसीलिए वो साध्य बताए गए हैं। विषम क्रियत्वाद, कभी वो पित्तज प्रमेय है वो विषम क्रियत्वाद बताए। पित्त में क्या, पित्त की चिकित्सा करने के लिए मधुर रस, शीत रस, अम्ल रस, ऐसे रसों का उपयोग करना पड़ता है, और ऐसे रसों के मेद की वृद्धि हो जाती है। इसी से पित्त की चिकित्सा करने जाए तो मेद बढ़ जाता है, मेद की चिकित्सा करने जाए तो पित्त बढ़ जाता है। इसीलिए विषम क्रियत्वात होने से पित्तज प्रमेय की चिकित्सा करना थोड़ा कठिन है, और वातज प्रमेय की तो इससे भी ज्यादा कठिन है, वो असाध्य बताए गए हैं, और जब तक आदमी जिंदा रहे तब तक दवाइयां लेनी पड़े ऐसा बताया गया है। क्योंकि वायु जो होता है वो रुक्ष गुण वाला होता है, और वायु का शमन करने से मेद धातु बढ़ जाती है, मेद का क्षय करने से वायु बढ़ जाता है। इसीलिए विपरीत चिकित्सा होने के कारण वातज प्रमेय असाध्य बताए गए हैं। अभी प्रमेय होया तो उसी में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो अगर किसी को डायबिटीज हो गया है तो उसी को पहले तो श्रम की प्राधान्य देनी चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, जिसे पसीना हुए ऐसा व्यायाम करना चाहिए, श्रम युक्त कोई काम करना चाहिए, एक्सरसाइज रेगुलरली करना चाहिए। एक्सरसाइज डायबिटीज के लिए वरदान रूप है, बिना एक्सरसाइज से ये शुगर बढ़ जाता है। दूसरा बताया है कि भी एक्सरसाइज तो कर लेगा मरीज, लेकिन खाना क्या चाहिए, तो खाने में पहले हम ग्रेन्स के बारे में बात करेंगे। तो मकाई बिल्कुल नहीं खानी है, जो मकाई का आटा है, मकाई को कॉर्न फ्लोर बोला जाता है। कॉर्न फ्लोर की जो भी आइटम है, मकाई का वड़ा,
मकाई का हलवा, मकाई के भजिए, मकाई डोडा, यानी स्वीट कॉर्न तो बिल्कुल ही नहीं खानी है। देशी मकाई, किसी में ग्लाइकोसाइड की मात्रा ज्यादा रहती है, मकाई में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा रहती है, इसी के मकाई का आटा, मकाई डायबिटीज वाले को निषेध है। तो और दूसरा गेहूं, तो गेहूं खाना चाहिए लेकिन कम खाना चाहिए। हम सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम भोजन करते हैं, तो इनमें से एक ही टाइम में भोजन में गेहूं का सेवन करना चाहिए। गेहूं की रोटी या भाकरी का सेवन तीनों टाइम नहीं करना है, एक ही टाइम करना है। और दूसरा कि एक ही टाइम नहीं करना है कि दूसरे टाइम में क्या खाना है, तो दूसरे टाइम में गेहूं की जगह हमें जौ, बाजरा, ज्वार, मकाई, रागी, मुरैया, कोदरी, यानी कि वो जो मिलेट्स बोला जाता है, उनमें से कोई आइटम बना करके खा सकते हैं। और वो चावल में भी जो व्हाइट चावल आता है वो उसे कम मात्रा में लेना चाहिए, व्हाइट चावल ज्यादा नहीं खाना चाहिए। खाना है तो जो रक्त वर्ण के चावल आते हैं उसको साठी चोखा बोला जा सकता है, उसे खा सकते हैं। मतलब कि बैलेंस डाइट, दाल भात सब्जी रोटी ये सब खा सकते हैं, लेकिन दूसरे टाइम में ऐसे मिलेट्स का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा भी फल क्या क्या खा सकते हैं, तो फल में हम ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी ये सब खा सकते हैं, एप्पल खा सकते हैं। फिर जो कौन से फल नहीं खाने चाहिए, तो हमें सीताफल नहीं खाना चाहिए। फिर ज्यादा स्वीट शक्करटेटी आती है वो नहीं खाने चाहिए, वो मैंगो भी कम मात्रा में लेना चाहिए, केला भी कम मात्रा में लेना चाहिए, इसी तरह फ्रूट्स में भी। और सब्जियां क्या क्या खा सकते हैं, तो जो बेले वाली सब्जियां है ना, तल वो गिलो यानी गलका है, तुरई बोलते हैं, पंपकिन है, वो सब खा सकते हैं। भिंडी खा सकते हैं, करेला खा सकते हैं, बैंगन खा सकते हैं। और चना सबसे बेस्ट है, चने का नाश्ते में चने का सेवन कर सकते हैं। चना 3 प्रकार का आता है, एक काबुली चना आता है, दूसरा देशी चना आता है, और तीसरा रोस्टेड चना आता है, और चौथा चने का जो बेसन यानी कि आटा बोलते हैं। तो कहीं कहीं मरीज को हम बताते हैं कि चने का बेसन खा सकते हैं, तो मरीज खुश हो जाते हैं कि भजिया गाठिया फाफड़ा सब खाएंगे, लेकिन भजिया गाठिया फाफड़ा ये सब बना के नहीं खाना है। चने की दाल बना के खा सकते हैं, चने की सब्जी बना के खा सकते हैं, काबुली चने की या देशी चने की या चने की जो दाल आती है उसकी दाल बना के खा सकते हैं। चना में रुक्ष गुण है, रुक्ष गुण कफ का शमन करता है, ये कफज व्याधि है, इसीलिए चने का सेवन कर सकते हैं। रोस्टेड चना भी खा सकते हैं। फिर दाल में तो तुवेर की दाल हफ्ते में 1 या 2 बार ही डायबिटीज के मरीज को लेनी चाहिए, हर रोज लेनी है तो मूंग की दाल ले सकते हैं। मूंग में भी 2 प्रकार की आती है, एक हरी आती है और एक पीली आती है, वो दोनों अल्टरनेट खा सकते हैं। मूंग भी खा सकते हैं, मूंग को रात को पानी में भिगो करके सुबह के उसको बॉईल करके, वो बॉईल किया हुआ मग वो श्रेष्ठ आहार है, वो डायबिटीज के दर्दी के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, इसीलिए मूंग खा सकते हैं। मसूर दाल भी कभी कभी खा सकते हैं। इसी तरह दाल रोटी खाने का भी विधान बताया है। कभी एक भजन भी आता है, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, तो चने की दाल, मूंग की दाल, मूंग की सब्जी और रोटी में जौ ज्वार, जौ ये मेद्य बताया है। जौ से मस्तिष्क के न्यूरॉन्स को भी ताकत मिलती है। जौ का यज्ञ में भी प्रयोग किया जाता है, वो हवन सामग्री के अंदर, क्योंकि वो हवन सामग्री से जो वायु उत्पन्न होगा वो अपने नासिका के द्वारा अपने ब्रेन तक जाएगा और ब्रेन में मेद्य रसायन गुण उत्पन्न करेगा। जौ खा सकते हैं, बाजरा खा सकते हैं, मुरैया खा सकते हैं, ज्वार खा सकते हैं, और रागी खा सकते हैं, कोदरी नाम का वो एक आता है मिलेट्स, वो भी खा सकते हैं।
ऐसे कई प्रकार के जो मिलेट्स बताए गए हैं वो सब डायबिटीज को दर्दी को खाना चाहिए। डायबिटीज के दर्दी को दूध नहीं खाना चाहिए, या तो खाए तो उसी में सूंठ मिला करके खाना चाहिए, इसी से वो उसके गुणधर्म में चेंज आ सके। तो सूंठ या पिपलीमुल पाउडर मिला करके ही पीना चाहिए, इसीलिए उसके गुणधर्म में चेंज आ जाए। दूध की बनावटें, मक्खन, दही, लस्सी, आइसक्रीम वो सब नहीं खाना चाहिए। और मैदा की आइटम है कि वो पिज्जा है, बर्गर है, मोमोज है, वड़ा पाव है, ये बाजारू सब जो जब चीजें है वो भी डायबिटीज वाले को नहीं देनी है। मतलब कि मैदा का प्रयोग, मैगी वगैरह का प्रयोग भी कम करना है। डायबिटीज वाले दर्दी घी भी कम मात्रा में ले सकते हैं। वे इसीलिए डायबिटीज वाले को सुबह बॉईल किए हुए चने या मग का नाश्ता करना चाहिए। वेजिटेबल्स का सूप भी पी सकते हैं, करेला का सूप, वो दूधी का सूप, नींब का सूप पी सकते हैं। लेकिन नींब का सूप डायबिटीज वाले को 12 मास नहीं पीना है, नींब सिर्फ चैत्र मास में ही पीना है। चैत्र मास में ऋतु के अनुसार नींब अपने शरीर को पथ्य होता है। जो 12 मास अब आप नींब का रस के, नींब के पत्ते, नीम यानी लिमड़ा, नीम के पत्ते चबाओगे तो अपना जॉइंट्स में पेन शुरू होगा और उसी से हाइपोग्लाइसेमिया होने के भी चांसेस रहेंगे। एलोपैथी में इसके लिए इंसुलिन, मेटफॉर्मिन, ग्लाइनेज ऐसी सब दवाइयां बताई गई है। इस दवाइयों से भी शुगर कंट्रोल करते हैं। और आयुर्वेद में तो कई सारी दवाइयां बताई गई है, लेकिन एलोपैथी की जो ये दवाइयां लेती है नी, उसी का ये सारवार की साइड इफेक्ट है। जो हाइपोग्लाइसेमिया है उसी का डायबिटीज से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन वो ये सारवार होती है, उसी सारवार की साइड इफेक्ट है कि शुगर कम हो जाती है, कभी कभी 70 तक कम हो जाती है, तो चक्कर आने लगता है, अनइजीनेस लगती है, पेशेंट मरीज को कमजोरी लगती है। तो और कभी कभी तो लेवल इतना नीचा हो जाता है, 30-40 तक चला जाता है, तो उसी में बेहोशी आ जाती है। तो कभी कभी जो डायबिटीज का मरीज बेहोश हो जाए तो बिना घबराए उसे ग्लूकोज खिला दो, या तो कोई मधुर रस वाला जूस पिला दो, या तो नींबू शरबत पिला दो। ऐसे कोई भी मदद तो ग्लूकोज लेवल जो कम होता है उसका लेवल अप होगा। और आयुर्वेद शास्त्र में तो इसे त्रिदोषज माना गया है। इसी में दोष, वायु, पित्त और कफ तीनों इन्वॉल्व होते हैं और कफ की प्रधानता होती है। दुष्य ज्यादातर मेद बताया है, लेकिन मेद के साथ 10 दुष्य बताया है आयुर्वेद में। ये 10 दुष्यों के साथ संयोग होने से वो 20 प्रकार जो बताए वो मूत्र में ऐसी विकृतियां आती है। उसके अलग अलग दोष का अलग अलग दुष्य के साथ संयोग होने के कारण से ये विकृतियां उत्पन्न होती है। तो दुष्य 10 बताए हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र, लसिका, उदक, ओज, लसिका, उदक, ओज और वसा। ये 10 दुष्य बताए गए हैं। ये 10 दुष्य इसमें दूषित होते हैं। उसी में एक ओज भी दुष्य बताया है। ओज का प्रमाण, इसी को प्राकृत श्लेष्मा भी कहा जाता है। उसी का प्रमाण हमारी शरीर में आधी अंजलि बताया गया है, अर्धांजलि प्रमाण में बताया गया है। और वो उसी अपरोज बोलते हैं। अपरोज का संबंध परोज के साथ भी है, और परोज का स्थान हृदय बताया गया है, और हृदय चेतना का भी स्थान है। तो कभी कभी डायबिटीज का मरीज शुगर ज्यादा बढ़ जाने से बेहोश भी हो जाता है। ऐसे सिम्टम होते हैं। अभी दवाइयां क्या क्या ले सकते हैं? वैसे तो आयुर्वेद शास्त्र में तो प्रकार अनुसार चिकित्सा बताई गई है कि कफेज प्रमेह वाला दर्दी है, पित्तज वाला है कि वातज वाला है। वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस करके अलग अलग रेमेडीज, अलग अलग पाथ बताए गए हैं कि कफेज प्रमेह में कौन सा उकाला देना चाहिए। तो पित्त का वो आप अभी याद नहीं रख पाओगे, लेकिन कफ के अलग अलग चरक संहिता में कई सारे क्वाथ बताए गए हैं कि कोई में हरी तकी, आंवला, गिलोय, इसी का मिश्रण बना के क्वाथ बनाओ। ऐसे अलग अलग प्रकार के क्वाथों का वर्णन है, लेकिन ये अलग अलग नहीं बताते। मैं आज आपको सिर्फ जनरल चिकित्सा बताती हूँ। तो आयुर्वेद में
क्या क्या औषध, बहुत सारी औषधि बताई गई है। जो पेनक्रियास में है उसको नेचुरल इंसुलिन बनाने की में ये वनस्पति की जो औषधियां है वो मदद करती है। तो पहले तो बताई है एक वसंत कुसुमाकर रस नाम की गोली आता है, लेकिन वो गोली कम मात्रा में लेनी होती है। उसे एक गोली सुबह और एक गोली शाम को ले सकते हैं। और शुगर के प्रमाण के अनुसार कभी कभी 2-2 गोली भी दे सकते हैं। मरीज की आयु, बल, उसके ऊपर उसका डोज डिपेंडेंट करता है कि उसकी आयु क्या है, उसका बल क्या है, उसके सिम्टम क्या है, उसका शुगर लेवल कितना है, इसके ऊपर उसका डोज आधार रखता है। दूसरी है चंद्र प्रभावटी भी दे सकते हैं, वो भी 2-2 गोली सुबह शाम एडल्ट है तो दे सकते हैं। तीसरा मधुनाशिनी वटी भी दे सकते हैं। फिर सुदर्शन घनवटी भी दे सकते हैं। फिर फलत्रिकादि क्वाथ भी दे सकते हैं। गोक्षुरादि गुग्गल भी दे सकते हैं। यानी त्रिभंग भस्म, बंग भी एक आयुर्वेद का औषध है। बंग यानी कि कलाई, वो आजकल के जमाने का लोगों को बंग क्या होता है वो मालूम नहीं होगा, लेकिन जो 50 अबोव वाले पर्सन है वो बंग यानी कि कलाई, पहले के जमाने में कलाई करने वाला आता था। जो पित्तल के बर्तन होते में उसी में सिल्वर कलर का वो कोटिंग कर देता था, तो एक कलाई आता है। तो वो ऐसे पित्तल के बर्तन में हम खाना पकाते थे, तो उसी खाने में पित्तल के गुणों के कारण कोई विकृति नहीं आती थी, और ये बंग धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी अपने पेट में चली जाती थी। और बंग भी एक डायबिटीज का औषध था। तो कलाई वाले बर्तन में खाना बनाने से पेनक्रियास नॉर्मल रहता है, पेनक्रियास इंसुलिन उत्पन्न करने का कार्य प्रॉपरली कर पाता है। तो बंग भस्म भी दे सकते हैं, लेकिन वो कम मात्रा में लेनी है, वैद्य के सलाह के अनुसार लेनी है। त्रिभंग भस्म भी दे सकते हैं। और चूर्ण तो कई प्रकार के दे सकते हैं। चूर्ण में तो अश्वगंधा चूर्ण दे सकते हैं, वो बल्य भी है, निद्रा जनन भी है और शक्तिवर्धक भी है। दूसरा सुदर्शन चूर्ण दे सकते हैं, वो ज्वरग्नि भी है और डायबिटीज वे भी दे सकते हैं। तो तीसरा रसायन टिकड़ी भी दे सकते थे, उसमें गड़ो गोखरू और आंवला, गिलोय गोखरू और आंवले का मिश्रण होता है। वो रसायन गुण भी कर सकता है। वो तो डायबिटीज नहीं हो तो भी ऐसे वृद्धावस्था में टॉनिक की जगह एक एक गोली सुबह शाम ले सकते हैं। फिर निम्ब चूर्ण दे सकते हैं, जामुन चूर्ण दे सकते हैं, विजय सार चूर्ण दे सकते हैं, धात्री निशा, आंवला और हरिद्रा। धात्री का, आंवले का एक पर्याय धात्री है, निशा हरड़े का पर्याय है, इसीलिए आंवला और हरिद्रा का चूर्ण मिक्स करके भी दे सकते हैं। गिलोय का जूस दे सकते हैं, करेला का जूस दे सकते हैं। इसी तरह कई प्रकार की औषधियां का आयुर्वेद शास्त्र में वर्णन बताया गया है। इस तरह आयुर्वेद शास्त्र में ग्लूकोज के यानी शुगर और आयुर्वेद शास्त्र में इस प्रमेय के उपद्रव भी बताए गए हैं। वैसे तो अलग अलग उपद्रव बताए हैं कि कफज प्रमेय के क्या उपद्रव होते हैं, पित्तज के क्या होते हैं, वातज के क्या होते हैं, लेकिन जनरल जो उपद्रव है कि प्रमेय रोग हुआ है तो उस दर्दी को क्या क्या हो सकता है, तो उसे उपद्रव के स्वरूप में प्रमेय पीड़िकाएं होती है, यानी कि शरीर पे ऊपर फुंसियां होती है, और उसके भी 10 प्रकार बताए गए हैं। उसी के लक्षण अनुसार उसी के 10 प्रकार बताए हैं। शराविका, कच्छपिका, जालिनी, भीनता, अलजी, पुत्रिणी, विदारिका, विद्रधी, मसूरिका, सरसपी, ये 10 प्रकार प्रमेय पीड़िकाओं के बताए गए हैं। ये प्रमेय पीड़िकाएं उत्पन्न होती है। प्रमेय और कभी कभी उसमें शोथ और गैंग्रीन भी एक उसका उपद्रव बताया है कि कोई चीज लग गई या कुछ पैरों में के हाथ में इन्फेक्शन हो गया तो उसी में गैंग्रीन हो जाता है, वो घा जल्दी से रूझता नहीं है, तो गैंग्रीन है तो कभी कभी एम्पुटेशन यानी कि उसे काटना भी पड़ने तक भी नौबत आ सकती है। और बॉडी में शुगर ज्यादा रहने से किडनी में भी उपद्रव होता है,
मतलब कि किडनी फेल होने के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि किडनी में ब्लड किडनी में फिल्टर होता है, ये फिल्टर होके वो ज्यादा शुगर को उसे फिल्ट्रेट करना पड़ता है, इसलिए किडनी का फंक्शन भी बिगड़ता है। उसके उपद्रव एक आंख के ऊपर भी बताया है कि आंख का पर्दा रेटिना कमजोर हो जाता है, इसे दृष्टि में भी कभी कभी कमजोरी आ सकती है। ये रोग प्रमेह रोग के उपद्रव भी बताए गए हैं। और इसलिए हर जो आदमी होता है डायबिटीज वाला, उनको क्या क्या टेस्ट ईयरली कराने चाहिए। तो साल में एक बार उन्हें फास्टिंग शुगर, पीपीबीएस शुगर, HbA1c शुगर, रैंडम शुगर, लिपिड प्रोफाइल, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है कि नहीं देखना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल की जांच करानी चाहिए, लिपिड प्रोफाइल कराना चाहिए, किडनी फंक्शन टेस्ट कराना चाहिए, लिवर फंक्शन टेस्ट कराना चाहिए। ये सब साल में एक बार कराना चाहिए। और ज्यादातर को परहेज रख के, खान पान में बदलाव करके इस रोग को नियंत्रण में रखने की कोशिश करनी चाहिए। ये अभी आप लोगों को प्रश्न का टाइम रहे, इसीलिए मैं मेरा वक्तव्य यहाँ समाप्त करती हूँ। और आप लोगों को इसी के बारे में कोई डाउट है तो अभी पूछने की मैं विनती करती हूँ आप सबको। आप सबने मुझे शांति से सुना, इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद देती हूँ। और मुझे इस मेरे विचार रखने की अपॉर्चुनिटी दी, इसलिए कि मैं आपका सबका धन्यवाद चाहती हूँ। आप सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे और अब आने वाला नया साल भी अच्छा रहे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं है। धन्यवाद। कोई भी रोग के विषय में पूछ सकते हैं, परिचर्या पूछ सकते हैं, ऋतु के अनुसार क्या आहार लेना वो भी पूछ सकते हो। हमारे वक्ता आयुर्वेद अखंडानंद अहमदाबाद, वहाँ अपनी सर्विस वर्षों तक बजाइए, तो बिल्कुल वो आज भी जरा भी भूले नहीं। तो बड़ी अच्छी तरह से हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं, हमें लाभ उठाना चाहिए, प्रश्न भी पूछना चाहिए। हाँ, वो मेडिसिन बताई, उसी में जो वसंत कुसुमाकर रस है, त्रिभंग भस्म है, भंग भस्म है, ये हर किसी को सजेस्ट नहीं करना, क्योंकि उसी में प्रकृति और क्योंकि उसी में वो धातुओं की भस्म आती है, इसीलिए वो वैद्य की सलाह से देनी चाहिए। लेकिन वो रसायन टिकड़ी है, अश्वगंधा चूर्ण है, वो सब चूर्ण जो सब बताए, फलत्रिकाधिक बात बताया, कोक्षुरादि वनस्पति की जो औषधि है वो आप सजेस्ट कर सकते हैं। और एलोपैथी की गोली के साथ में भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसी से क्या उपद्रव उत्पन्न नहीं होगे, आप नॉर्मल लाइफ शांति से जी पाओगे। रसायन टिकड़ी जरूर लेना चाहिए, अश्वगंधा चूर्ण जरूर लेना चाहिए डायबिटीज के मरीज वाले को। वो निर्दोष है, उसी से कोई प्रकार का नुकसान नहीं होगा। त्रिफला चूर्ण भी ले सकते हैं, त्रिफला भी आयुर्वेद की एक डायबिटीज की औषधि है। हाँ हाँ, वो चामड़ी में से त्वचा के द्वारा उसका वह शोषित होगा। शोषित होगा और उसका थोड़ा असर आएगा, इतना ज्यादा असर नहीं आएगा, लेकिन असर आएगा जरूर। पीने से ज्यादा असर आएगा, क्योंकि वो डायरेक्टली अपने स्टमक में जाएगा और वो शोषित होकर जाएगा, तो कम पदार्थ शोषित होंगे। वैसे तो तैलीय पदार्थ है, वो अपनी स्किन जल्दी शोषित करती है, और करेला वैसे तरल पदार्थ है, तो उसका शोषित होगा लेकिन देर लगेगी। करेले की सब्जी खा सकते हैं। नीम के पत्ते का रस सुबह में पीना चाहिए, सुबह में इस हाँ ऋतु में। हाँ, सिर्फ चैत्र मास में पीना चाहिए, पूरी साल नहीं पीना है। अच्छा, चैत्र मास में अपने शरीर की नमस्ते। हाँ
कभी कभी 2 महीने में एक आध बार हेलो। पी ले तो चलेगा, लेकिन कंटिन्यूअसली पीना है तो चैत्र मास में ही हितावह है, क्योंकि उस वक्त का जो शरीर में कफ का प्रकोप होता है, चैत्र में कफ ज्यादा प्रकोपित होता है, वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है, तो वो नींबू का रस है वो कफ को शांत करता है। बहन जी, जो हार्ट के अंदर एंजियोप्लास्टी किया है जिसने, हाँ वो डॉक्टर बोलते हैं लाइफ टाइम आपको दवा खानी पड़ेगी, ब्लड जो आता है ना, हाँ ब्लड के लिए, जो ब्लड को पतला पतला करने की, बनाता हाँ है। हाँ हाँ, तो उसमें आयुर्वेदिक में कोई ऐसी दवा है? हाँ, आयुर्वेदिक में हार्ट के लिए है ना, आपको एक अर्जुन चूर्ण आता है, उसको टर्मिनेलिया अर्जुना बोला जाता है। वो उसी का छाल का चूर्ण यानी कि पाउडर बाजार में मिलता है, अर्जुन चूर्ण। वो दूध में मिला करके 5 चम्मच या आधी चम्मच तक 2 ग्राम तक मिला करके थोड़ा पिपली मूल चूर्ण भी डाल करके, अगर डायबिटीज नहीं है तो शक्कर डाल के भी वो ले सकते हैं। और अर्जुन टिकड़ी भी ले सकते हैं, 1-1 गोली सुबह शाम। और अर्जुना रिष्ट नाम की एक दवाई आती है, वो खाना खाने के बाद ले सकते हैं, पानी मिला कर ले सकते हैं। 10 ml से ज्यादा वो दवाई नहीं लेनी है। 10 ml लेने 2 चम्मच दवाई, 2 चम्मच पानी खाना खाने के बाद लेनी चाहिए। और खून पतला करने के लिए लहसुन का प्रयोग आहार में ज्यादा करना चाहिए। लहसुन आदि वटी भी बाजार में मिलती है, उसका भी प्रयोग करना चाहिए। एक डॉक्टर है या आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में, वो बोलता है आप ये एलोपैथिक दवा बंद करना, ऐसा बोला उसने। हाँ, एकदम से बंद नहीं करने का, वो धीरे धीरे ये दवाई साथ में चालू करो, अर्जुन टिकड़ी और लहसुन आदि वटी, और धीरे धीरे कम कर सकते हैं। एकदम से कम करने से क्या, एकदम से ब्लॉकेज होने के जाने के चांसेस रहते हैं। और कभी कभी डायबिटीज वाला दर्दी है ना, उसको भी हार्ट में प्रॉब्लम हो जाता है। कैसे हो जाता है कि धारो के 1 ग्लास में सिंपल पानी रखो, दूसरे ग्लास में शक्कर मिलाया हुआ पानी रखो, दोनों को घुलाते रहो, तो वो जो सिंपल पानी है वो क्लियर ही रहेगा। जो शक्कर मिलाया पानी है वो थोड़ा गट्ट हो जाएगा, वो चाशनी बन जाता है। हम कभी कभी गैस के ऊपर गर्म करते हैं, तो हमारे शरीर में अग्नि तत्व भी है, ब्लड में शुगर रहता है और अग्नि भी रहता है पचाने के लिए। तो वो अग्नि से गर्म होता रहेगा तो चिकनापन आ जाएगा उसमें, वो चिकनापन आएगा तो आर्टरीज में ब्लॉक कर देगा। इसीलिए वो इस वजह से आर्टरी ब्लॉक होती है। और हृदय का रोगी, डायबिटीज वाला कभी कभी हृदय का भी रोगी बन जाता है, क्योंकि और किसी का प्रश्न है? नमस्ते बहन जी। हाँ नमस्ते। हाँ, अभी जो डायबिटीज वाले पेशेंट है वो ऐसा सोचते हैं कि हर रोज करेला की सब्जी खाए और कोई सब्जी ना खाए तो मीन्स लाइफ चल सकती है आसानी से। लेकिन हर रोज करेले की सब्जी नहीं, बहुत सारी सब्जियां अवेलेबल है, तुरई अवेलेबल है, गलका अवेलेबल है, बैंगन अवेलेबल है, वो सब्जियां भी खा सकते हैं। करेले की सब्जी हर रोज खाने से क्या, ज्यादा शुगर लेवल कम हो जाएगा तो हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांस रहेंगे। हाँ, बट नॉर्मल पेशेंट डाइट दाल चावल सब्जी रोटी वो तो सब ऐसे नॉर्मली खाना है। डायबिटीज है या नहीं है, 10 ग्राम तक वो शुगर मिले ऐसे पदार्थ हम खा सकते हैं नॉर्मल लाइफ में भी। सही है। बट क्या कि पेशेंट के मन में ऐसा होता है कि ये खाए ना तो अच्छा है, बाकी कोई सब्जी सुनने के लिए रेडी नहीं होते। हाँ, बाकी सब्जी सब खा सकते हैं। हाँ सही है, सही। हाँ अभी हाँ, मूंग ले सकते हैं, मूंग की दाल ले सकते हैं, चने की सब्जी बनाकर ले सकते हैं, चने की दाल बनाकर ले सकते हैं, वो सब खाना चाहिए। अगले करेले की चने की दाल भी खाओ, करेले की सब्जी भी खाओ। हाँ चने की दाल को बॉईल करके उसी में लहसुन प्याज अदरक जो भी टेस्ट मिले वैसे ऐसा बना के वो चने की दाल बना लो। तुअर दाल कम लो, 1 या 2 बार ही ले लो। मूंग की दाल बना लो। ये सब डायबिटीज वाले मरीज को खाते रहना चाहिए, क्योंकि उनसे वो बाकी सब जो प्रोटीन बाकी सब जो मिनरल्स है वो सब मिलते रहेंगे।
हाँ, अभी उसमें क्या है कि ये जो हाइपोग्लाइसेमिया के कंसेप्ट आपने बताया ना, वो हाँ कंसेप्ट से ये कन्विंस हो जाएंगे। हाँ जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। हाँ एक दो पीसीस खा सकते हैं। लेकिन खजूर भी हेमंत ऋतु में खाना चाहिए, क्योंकि वो पचने में गुरु होता है। तो खजूर खजूर बादाम काजू ये सब सिर्फ हेमंत ऋतु में खाना है। पूरे 12 मास पूरे साल तक नहीं खाना है, क्योंकि वो पचने में भारी होता है। हेमंत ऋतु में अग्नि प्रदीप्त होता है, तो ऐसे गुरु पदार्थों को पचाने की क्षमता हेमंत ऋतु में होती है। तो हेमंत ऋतु में वो खा सकते हैं, मतलब कि शीत ऋतु में। हाँ बादाम भी ऐसा ही है, बादाम भी ऐसा है, हेमंत ऋतु में ही खाना चाहिए। नहीं, शीत ऋतु में ही खाना चाहिए, बाकी ऋतु में खाने से पचने में भारी होगा, तो कोई ना कोई उपद्रव पैदा होगा, जठराग्नि मंद होगा। सर्वाइकल का भी इसलिए जो ऋतुचर्या है का कोई भी दवा, विधान है। सर्वाइकल का कोई है दवा इसमें आयुर्वेदिक में? हाँ, जो किसी को सर्वाइकल पेन हो जाता है, उसी में पहले तो जो अगर मरीज को कब्ज रहती है तो उसी को दिवेल बता देना चाहिए। दिवेल यानी कैस्टर ऑयल, एरंड तेल संस्कृत में बोला जाता है। उसी को गर्म दूध के साथ 1 या 2 चम्मच देने से, एरंड तेल वायु शामक है, तो वह सर्वाइकल पेन को कम करता है। ये घरगथ्थू उपाय है, लेकिन सर्वाइकल पेन को कम करने के लिए 10 मूल क्वाथ भी दे सकते हैं। उसी में 10 वनस्पतियां आती है, बिल्व, अग्निमंत, शिवनाक, पाटला, गंबारी, बृहति, कंटकारी, कृष्णीपर्णी और गोक्षुर। ये 10 औषधियों से का काढ़ा बाजार में मिलता है, वो काढ़ा भी इसमें लाभकारक है। फिर उसी में सिंहनाथ गूगल, महायोगराज गूगल, लघु योगराज गूगल, त्रिफला गूगल, आभा गूगल, ये उसी में से कोई भी एक गूगल की गोली 2-2 गोली सुबह शाम पीस कर ले सकते हैं। तो और थोड़ा सा मालिश करके स्वेदन यानी कि शेक करने से भी सर्वाइकल पेन रिलीफ होता है। ये वायु के प्रकोप से ही ज्यादातर पाया जाता है। आपको तो कुछ सोचना पड़ता ही नहीं, क्या उत्तर दे रहा है वो सोचना ही नहीं पड़ता। हम कितना लाभ उठा सकते हैं, बस वो हमारे पर है। तो हम माता जी का, वैद्य डॉक्टर का हम लाभ लेंगे। अपने स्वामी आशुतोष जी आए हुए, हमारे ज्योतिरानंद जी माता जी सन्यासिनी वो भी आए हुए हैं। तो दोनों का भोजन के लिए अरुणा जी वैद्य ने कहा कि मैं बना कर दूंगी जैसा चाहिए। तो डॉक्टर ने और खुद ने भी कहा कि मैं वो गेहूं की रोटी नहीं खाऊंगा। फिर चावल है वो ब्राउन शुगर आता है, तो पतंजलि में यहाँ तो मिला ही नहीं। हाँ मिलता है तो शायद कहीं। तो गांधीनगर से कहीं मिल जाएगा, वहां हाँ मिल देखते हैं। जाएगा। हाँ, तो ऐसा जो भोजन का है, तो हाँ आपके यहाँ से आपकी सेवा का लाभ हम वहाँ पहुँचाएंगे, हाँ स्वामी जी को और माता जी को भी। हाँ खूब खूब धन्यवाद। समय हो चुका है शंकर जी, आप ये हमारा इस सप्ताह हम चलाएंगे, बाद में 1 सप्ताह दिवाली की छुट्टी रखेंगे। हाँ तो 1 सप्ताह के लिए अभी शनिवार तक चलेगा ये कार्यक्रम। हाँ करते हैं, लगभग 15 दिन में तो बुलाएंगे। 15 दिन में एक दिन छोड़ के। नए विद्वान भी हमें दूसरे दिन मिलते हैं ना, सामने से मुझे कहते हैं कि मेरा अनुकूलता हो तो रखो, तो मैं रख देता हूँ। खाली हाथ में खाली चलती है, हाथ में खाली आ जाती है, इसके लिए कोई दवा? क्या बोला मैंने सुना नहीं। हाथ में खाली कर जाती है। हाँ वो झंझनाहट होती है, तो उसी में अश्वगंधा का क्षीरपाक पियो, उसमें शतावरी डाल के पियो। शतावरी और अश्वगंधा 5 ग्राम ले लो, और उसे 1 कप दूध ले लो, और उसी में 2 कप पानी मिला लो, उसी में थोड़ी सी शक्कर मिला लो, उसी को बॉईल करो, और जब भी पानी का भाग खत्म हो जाए तब एक क्षीरपाक बोलते हैं इसी को, और उसी को गरम गरम पीने से आपकी वो जो हाथ में खालीपन यानी वो कमजोरी हो जाती है वो दूर हो जाएगा।
अश्वगंधा शतावरी का इसमें टेबलेट आती है, टेबलेट। हाँ, टेबलेट भी आती है, अश्वगंधा टेबलेट भी आती है, शतावरी टेबलेट भी आती है, शायद हिमालय की आती है, हिमालय फार्मेसी की। हम तो चाहते हैं दर्शन योग धाम में आप आ जाइए और ये सारी आप चालू कर दिए। यहाँ सब बीमार ही बीमार है हमारे विद्वान, और बहुत आशीर्वाद आपको मिलेंगे, और बहुत सारे वानप्रस्थी आने लगेंगे, और भी आने लगेंगे, सेवा के लिए भी आएंगे, और ये आध्यात्मिक ज्ञान भी मिलेगा। आज ये अपने आचार्य प्रभु देव से यही बात हुई, अभी अभी ये यहाँ आया मैं रास्ते में, तो आप यहाँ चालू कर दीजिए तो और भी बहुत सारे सत्संग के लिए भी आएंगे, और ये दिनचर्या भी, तो व्यवस्था हम करेंगे। जी को बोलूंगा, प्रभु देव जी भी तैयार है, आयुर्वेदिक चिकित्सा चालू करते हैं, आप आ जाइए, कुछ दिन के लिए प्रारंभ करिए। हेलो, हम रविवार को आ रहे हैं सब, इस रविवार को। हाँ, इस रविवार को बहुत बढ़िया, वहाँ बहुत बढ़िया। हाँ, चलो। तो हमारे वो अपने जूनागढ़ के अलका बहन है, उनके घर वाले दोनों दिवाली तक यहाँ है, फिर वो चले जाएंगे, लेकिन वो चाहते हैं कि यहाँ मैं धीरे धीरे टिक जाऊँ। तो आप आते रहिए, सबसे बढ़िया यहाँ जो चिकित्सालय यहाँ खोला जाए, हमारे आचार्य प्रिय जी भी तैयार है, लेकिन के लिए आप 2 दिन के लिए आइए, चलो 2 दिन के लिए व्यवस्था भी हो जाए, ऐसा करिए आप। हाँ, तो भी यही कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। नमस्ते माता जी। हाँ, नमस्ते। नमस्ते। अभी मैं ये पूछ रही थी, जो च्यवनप्राश है वो दे सकते हैं? हाँ, च्यवनप्राश दे सकते हैं। च्यवनप्राश में 26 प्रकार की औषधियां होती है, 10 मूल, लिंडी, पीपर, काकड़ा, सिंगी, गड़ो, हरडे, बेहड़ा, आमड़ा, ऐसे 26 औषधों च्यवनप्राश में आती है। मेन औषध आंवला और साकर बताया गया है, लेकिन डायबिटीज की मरीज वाले को कम देना चाहिए, क्योंकि उसी में साकर ज्यादा आती है। हाँ, बराबर। और धात्री मिश्रा चूर्ण दे सकते हैं? हाँ, डायबिटीज वाले को सीतोपलादी चूर्ण भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सीतोपलादी चूर्ण में शक्कर 16 भाग रहती है। सीतोपलादी में शक्कर, वांस कपूर, लिंडी पीपर, तज और इलायची आता है, शक्कर 16 भाग रहती है, इसलिए डायबिटीज वाले को ज्यादातर सीतोपलादी चूर्ण भी सर्दी या बुखार हो तो नहीं लेना चाहिए। हाँ, और धात्री निशा चूर्ण? हाँ, धात्री निशा चूर्ण ले सकते हैं। धात्री यानी कि आंवला, निशा यानी कि वो हरिद्रा, क्या हल्दी। हाँ, नमस्ते। हाँ, नमस्ते। हाँ हाँ, आंवले को जूस निकाल कर पीना चाहिए, लेकिन वो जो तैयार जूस मिलता है पतंजलि का, वो नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उसी में शायद प्रिजर्वेटिव मिलाते होंगे, मुझे पक्का मालूम नहीं मिलाते कि नहीं, लेकिन ऐसे जूस बना के 4-5 दिन रख लो तो वो उसके गुण चले जाते हैं, तो पीने का कोई अर्थ नहीं होता है। इसीलिए कि आंवले का 3-4 आंवला ले लो, उसको कटिंग करके मिक्सर में क्रश कर दे, थोड़ा सा पानी मिला के कपड़े से छान लो, और वो जो जूस निकले 10 ml या 15 ml, वो जूस ले सकते हैं। आधे ग्लास या 1 ग्लास ले लेना, क्योंकि ये आधे ग्लास या 1 ग्लास लेंगे तो वो रेचक है, तो कभी कभी डायरिया होने के भी चांसेस रहेंगे, इसीलिए 10 ml से ज्यादा आंवले का जूस नहीं लेना है। टर्मिनेलिया बल्बेरिका शायद इसका लैटिन नाम है आंवले का। तो अभी समापन करते हैं शांति पाठ के साथ। शंकर जी आप करवाइए शांति पाठ।